हेलो गाइस। तो जैसे कि कल हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था कैंसर। कल हम लोगों ने बात की थी कैंसर के बारे में। हमने बोला था कि किस तरीके से कैंसर की पैथोजेनेसिस हमने देखी थी, कैसे कैंसर जो होता है हमारी बॉडी में फैलता है। और हमने ये जाना था कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो उन्हीं के अंदर अगर कुछ ऐसे चेंजेस आ जाए, मतलब उनमें कोई किसी तरह की म्यूटेशंस आ जाए, या फिर है ना मान लीजिए कोई कार्सिनोजन अगर कोई आ जाए बॉडी के अंदर, फिजिकल, केमिकल या फिर कोई बायोलॉजिकल एजेंट्स, जिनकी वजह से बॉडी में चेंजेस आ जाएँ और जो नॉर्मल सेल्स हैं वही अल्टीमेटली कैंसर सेल्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हमने बोला था, जैसे कि हमने कुछ डिफरेंसेस बताए थे, जैसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी है वो आपको नॉर्मल सेल्स में देखने को मिलेगी, लेकिन जो कैंसर सेल्स है वो उसमें वो नहीं मिलेगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो जैसे है ना, जो नॉर्मल सेल्स है उनमें आपको सेलुलर ऑन्कोजीन्स मिलते हैं। ठीक है, जो सी ऑन्कोजीन्स की कल हमने बात की थी। ठीक है, नॉर्मल सेल्स में आपको क्या मिलेगा, सी ऑन्कोजीन्स मिलेंगे। ठीक है, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी बोल सकते हैं, जो कि कैंसर सेल्स में ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इनका। तो कल हमने यही सब बातें की थी। बाकी हमने बताया था कि जो हमारे जो ट्यूमर्स थे, जो हमने बोला था कि अनकंट्रोल जो ग्रोथ होती है ना, उससे क्या डेवलप होता है ट्यूमर, वो दो तरह के होते हैं, एक तो बेनाइन और एक मेलिग्नेंट। बेनाइन जो होते हैं वो फिर भी ठीक है, वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता और वो एक लोकेशन पे रहता है, जबकि जो हमने बात की थी मेलिग्नेंट की, वो फैल जाता है। वो क्या एक बहुत ही फियर्ड प्रॉपर्टी, बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी शो करता है, विच इज़ मेटास्टेसिस। तो ये एक बार पूरा हमारा कल का रिवीजन हो गया। आज आगे बढ़ते हैं। अब कल हमने ये तो बात कर ली कि कैंसर किस तरीके से हमारी बॉडी में आता है, कैसे क्या कॉज करता है, किस तरीके से हमारे को सबको पूरा अफेक्ट करता है बॉडी को। पर अब आज हम बात करेंगे कि हम उसका डिटेक्शन कैसे करें और उसका डायग्नोसिस कैसे करें। ठीक है, किस तरीके से आप पहचानें कि कैंसर है और फिर आप उसका डायग्नोसिस कैसे करें और अल्टीमेटली ट्रीटमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैंसर को हम किस तरीके से सही कर सकते हैं। अब देखिए, कैंसर जो है, अगर मैं बात करूं इन जनरल, तो एड्स और कैंसर में बात करूं तो ज़्यादा खतरनाक हम एड्स को बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसका हमको जो अभी तक इलाज है वो नहीं मिला है। एड्स के अंदर, जैसे कि हमने पढ़ा भी था इससे पहले, एड्स का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ आपको ज़्यादा ज़िंदगी आपकी कुछ कुछ साल बढ़ा सकता है, अल्टीमेटली ख़त्म नहीं कर सकता वो एड्स को। लेकिन कैंसर का आजकल इतना ऐसा ट्रीटमेंट आ गया है, अभी हम पढ़ेंगे भी काफ़ी कुछ उसमें, जिससे कि कैंसर जो है पूरी तरीके से हराया जा सकता है कैंसर को। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं सबसे पहले डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। तो देखिए, अब कैंसर है, ठीक है, इसके अंदर अगर इनिशियल स्टेज पे ही अगर आप इसका डिटेक्शन कर लें, ठीक है, अगर अर्ली स्टेज पे ही डिटेक्शन हो जाए, अगर मालूम हो जाए, तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। उससे क्या है, ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाएगा और बचने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब जो हम डिटेक्शन करते हैं वो किस बेसिस पे करेंगे? तो जो डिटेक्शन होगा वो बेस होगा ऑन बायोप्सी, एक तो बायोप्सी पे, एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़, एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ किसकी? ऑफ टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो। ठीक है, देखो अब एक बार मैं बताऊँ आपको क्या है। हमने बोल तो दिया ये सब कुछ। अब देखिए, बायोप्सी के बारे में भी हम बात करते हैं। उससे पहले ये हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ क्या होती है? तो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा होता है कि कोई भी आयना, जो आपकी बॉडी का कोई भी टिश्यू या कोई ब्लड का सैंपल लिया, ठीक है, एक एना जो है स्लाइड पे रखा और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ इसको हम बोलते हैं कि आपको जो है, जो पैथोलॉजिस्ट इसको स्टडी कर रहे हैं अल्टीमेटली, कि जो ब्लड में कोई चेंजेस कुछ हैं क्या, ब्लड में कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है कि माइक्रोस्कोप में चेक किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, और जैसे टिश्यू वगैरह लिया जाता है तो टिश्यू का सैंपल लिया जाता है, तो उससे उसके अंदर देखते हैं कि उसके अंदर कोई अबनॉर्मलिटी है क्या, कोई ऐसा सेल मिल रहा है क्या जो कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा डिवाइड हो रहा है, या इस तरीके से। अब बोन मैरो को कब लेते हैं? बोन मैरो का तब लेते हैं, मान लीजिए हमने पढ़ा था बोन मैरो क्या करता है, सारे तरह के सेल्स का प्रोडक्शन करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सारे तरह के सेल्स का प्रोडक्शन कौन करता है? बोन मैरो। अब जो बोन मैरो है उसका ले रहे हैं हम कब? अगर हमको ऐसा लगता है कि मान लीजिए इंक्रीज्ड सेल काउंट, सेल का काउंट बढ़ गया, मतलब बोन मैरो जो है एक फिक्स अमाउंट ऑफ सेल्स का प्रोडक्शन करता है कि आरबीसी का इतना करना है, डब्ल्यूबीसी का इतना, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलता है। पर अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, ये जो सेल काउंट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, किस केस में होता है ये? इन केस ऑफ ल्यूकीमिया। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ब्लड कैंसर बोलते हैं। ल्यूकेमिया इज़ अ ब्लड कैंसर, मतलब इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, तो जो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी है, नॉर्मल लेवल, ठीक है, वो होता है 4000 से 7000, 4000 से 7000 पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, इस केस में ल्यूकेमिया के अंदर जो डब्ल्यूबीसी हो जाता है, डब्ल्यूबीसी इन ल्यूकीमिया, वो हो जाता है मोर देन 1 लाख पर मिलीमीटर क्यूब।
1 लाख से ज़्यादा, मतलब जो नॉर्मली 4,000 से 7,000 तक WBC होना चाहिए था वो आपका 1 लाख तक जा रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसलिए हम इसके अंदर जो बोन मैरो है उसका हम ना क्या लेते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी का क्या मतलब है। अल्टीमेटली आप सैंपल ले रहे हैं, उसको स्लाइड पे रख के उस पर कुछ आप केमिकल्स वगैरह डाल के और अल्टीमेटली आप जो है माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब बायोप्सी क्या होती है। बायोप्सी भी कुछ नहीं वही होती है। अल्टीमेटली बायोप्सी के अंदर आपने क्या किया, एक सस्पेक्टेड टिश्यू, कोई भी टिश्यू जो आपको लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो वो सस्पेक्टेड टिश्यू हो गया। सस्पेक्टेड टिश्यू का एक पीस ले लिया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ले लिया पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू हमने लिया। ठीक है, उसको छोटे छोटे सेक्शंस में कट किया। ठीक है, हमने उसको कट कर दिया, उस पीस को और भी कट कर दिया एंड स्टेन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपने केमिकल्स वगैरह से स्टेन किया। हमने उसको स्टेन किया और माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया। ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया। तो अल्टीमेटली ये पूरा एक है, जो बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ है एक है, बस हाँ यहाँ पे स्पेसिफिकली नाम दे दिया गया इस बायोप्सी को। ठीक है, कौन करता है ये, पैथोलॉजिस्ट करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम बोल भी रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, तो अब पैथोलॉजिस्ट जो होता है वो करता है इन सब की जान। जैसे अगर आज आप लोग देखें तो जो कोरोना वायरस जो है जो आया है हमारे, इसके अंदर जो है जो वायरस है, ठीक है, अब है ना इसमें कैसे डिटेक्ट हो रहा है, तो कैसे पता कर रहे हैं वो लोग ऐसे कर रहे हैं, जो भी मरीज़ है जिसको भी कोरोना वायरस हुआ है उसका या तो ब्लड लिया, ब्लड का सैंपल लिया, या फिर है ना उसके अंदर उसका कोई भी टिश्यू का सैंपल लिया। ठीक है, टिश्यू ले लिया थोड़ा सा, और उसको जाके वो लोग फिर अल्टीमेटली स्टेन करके और माइक्रोस्कोप के अंदर चेक कर रहे हैं, तो उससे पता लग रहा है कोरोना वायरस है नहीं है, क्या दिक्कत आ रही है, कौन से क्या, तो वो लोग सारी की सारी चीज़ें ऐसे डिटेक्ट करते हैं बायोप्सी के थ्रू। तो दिस इज़ बायोप्सी, जिसके अंदर एक पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू लिया, उसको स्टेन किया और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा बाया पैथोलॉजिस्ट। ये काम होता है किसका, पैथोलॉजिस्ट का। ठीक है, ये हो गया। अब और कुछ टेक्निक्स भी यूज़ होते हैं, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत फ्रीक्वेंटली आपने लोगों ने सुना होगा, अपन सिटी स्कैन, MRI, रेडियोग्राफी वगैरह, इन सब के बारे में आप लोग काफ़ी सुनते आ रहे हैं। हम लोग बचपन से ही कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से या अपने रिश्तेदारों से, टीचर्स वगैरह से, ये सब हम लोग सुनते आ रहे हैं ऐसी टेक्निक्स के बारे में, पर इनके बारे में हमें आइडिया नहीं है कि एक्जैक्टली होती क्या है। तो अब इनके बारे में जानते हैं। तो कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं कैंसर के अंदर, जैसे कि रेडियोग्राफी। ठीक है, रेडियोग्राफी। अब रेडियोग्राफी के अंदर क्या करते हैं, हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सरेज का यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक सिटी स्कैन जो बोलते हैं, सिटी, तो इसका जो फुल फॉर्म है, इनकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये सिटी स्कैन की फुल फॉर्म आ गई। ठीक है, अब सिटी स्कैन के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, सिटी स्कैन के अंदर यूज़ किया जाता है वही एक्सरेज एंड गामा रेज। ठीक है, इसमें भी एक्सरेज और गामा रेज यूज़ किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, अल्टीमेटली सिटी स्कैन जब हम कराते हैं तो जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसकी एक 3D इमेज बन के सामने आती है। ठीक है, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसकी 3D इमेज बन के सामने आ जाती है। तो रेडियोग्राफी हो गई, एक सिटी स्कैन हो गया। इसके अलावा MRI। ठीक है, MRI की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, विच इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये आ गई MRI की फुल फॉर्म। MRI में क्या यूज़ करता है, अब नाम से पता चल रहा है मैग्नेटिक, तो डेफिनेटली क्या यूज़ कर रहे हैं ये लोग, मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं ये लोग, मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे ये कौन सी रेज यूज़ करते हैं, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, हमने क्या बोलता है, आयनाइजिंग रेडिएशंस हमने बताया था कल ही कि ये जो हमारी एक्स रेज है, गामा रेज है, ये सब आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं। जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस है वो यूवी रेज है। तो MRI क्या यूज़ करती है, यूवी रेज की यूज़ करती है। क्यों, जो टिश्यूज़ में अगर कोई भी तरह का चेंज आ रहा है, टू डिटेक्ट चेंज इन टिश्यू के अंदर किसी भी तरीके का अगर चेंज आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, MRI यूज़ किया जाता है। तो हमने 3 तरह की टेक्निक्स के नाम लिए हैं। ठीक है, कौन कौन सी, MRI, रेडियोग्राफी एंड सिटी स्कैन। इसमें से नॉन जो आयनाइजिंग रेडिएशन है वो कौन यूज़ कर रहा है, MRI यूज़ कर रहा है। ठीक है, और बाकी दोनों जो है वो आयनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब जो MRI है वो भी है ना इंटरनल ऑर्गन्स के कैंसर वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए यूज़फुल है। ठीक है, क्योंकि ये लोग अल्टीमेटली बताते हैं कि टिश्यू में कोई चेंज आ रहा है क्या, तो हम इनसे कर सकते हैं। इनसे और भी तरह की चीज़ें हम डिटेक्ट करते हैं, पर बेसिकली अभी हम कैंसर की बात कर रहे हैं, तो कैंसर के अंदर ये 3 टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। तो ये हमने क्या बोल दिया, डिटेक्शन के लिए क्या टेक्निक्स हमने यूज़ की है। ठीक है ना, यहाँ तक हमारी बात हो गई। इसके अलावा अब हमने डिटेक्शन बता दिया, हम डायग्नोसिस बता दिया कि डिटेक्शन के लिए हमने बायोप्सी यूज़ कर ली, डायग्नोसिस के लिए हमने टेक्निक्स यूज़ कर ली। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो अब ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, अब ट्रीटमेंट के अंदर देखो, या तो आप सर्जरी करनी पड़ सकती है। ठीक है, कोई ट्यूमर है तो ट्यूमर निकालना पड़ता है। जैसे अगर बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, किसी इंसान को अगर ब्रेन ट्यूमर होता है तो क्या बोला जाता है कि उसका ट्यूमर निकालना पड़ेगा ब्रेन में से। तो उसके लिए क्या करते हैं, सर्जरी, डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म करता है। या तो सर्जरी या फिर रेडिएशन थेरेपी।
क्या बोला मैंने, रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, रेडिएशन थेरेपी में ऐसा होता है कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना, उनको है ना रेडिएशन दी जाती है। ठीक है, उन रेडिएशन से पास किया जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाते हैं, इरेडिएटेड हो जाते हैं। जब रेडिएशन पास होगी उनके तो वो लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अल्टीमेटली। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो नॉर्मल टिश्यूज़ है उनका पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है। देखिए, जो ट्यूमर सेल्स हैं वो वैसे ही हम बता चुके हैं कि किसी ना किसी एजेंट की वजह से कोई कार्सिनोजन प्रेजेंट होता है। तो जब वो रेडिएशन हम उसके थ्रू पास करेंगे, उस ट्यूमर सेल के थ्रू, तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, इरेडिएटेड, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, वो ट्यूमर सेल जो होगा डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन ना जो नॉर्मल सेल्स हैं उसको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल सेल्स जो होंगे वो फाइन होंगे एकदम, नॉर्मल सेल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो ट्यूमर सेल्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इरेडिएटेड। तो ये हो गई हमारी रेडिएशन थेरेपी। इसके अलावा आप लोगों ने मोस्ट कॉमन, ये तो सब नहीं सुना होगा, कीमोथेरेपी। ठीक है, कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अब मतलब हम कुछ केमिकल्स वगैरह के थ्रू हम देते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी हो गई। अब मैक्सिमम टाइम जो होता है हम लोग ऐसा है कि या तो सिंगल से काम चल जाता है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि कैंसर के लिए हमें ये तीनों का कॉम्बिनेशन देना पड़ता है। ठीक है, मतलब सर्जरी भी ज़रूरी हो गई, रेडिएशन थेरेपी भी देनी पड़ती है और कीमोथेरेपी भी करवानी पड़ती है। ठीक है, तीनों के तीनों का कॉम्बिनेशन देना पड़ता है बहुत सी बार ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अब कुछ साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। नॉर्मली ये सबको पता है कि जिसको भी अगर कैंसर हो जाता है तो उसका जो है हेयर लॉस होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने बहुत सी बार देखा होगा। बहुत से लोगों को ऐसा साइड इफेक्ट्स आते हैं। ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि क्या क्या, एक तो आ गया आपका हेयर लॉस जो मोस्ट कॉमन है। दूसरा अनीमिया। ठीक है, ब्लड का लॉस भी होता है यहाँ पे, आरबीसी का जो कंटेंट है वो कम हो जाता है। तो ये इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स आ गए। कौन कौन से, एक तो हेयर लॉस और एक अनीमिया। ठीक है, अब इसके अलावा अब मैं बात करूँ, ठीक है, जो हमारे ट्यूमर सेल्स हैं। अब हम आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि जो ट्यूमर सेल्स है, अब जैसे अभी कोई भी अगर अभी तक हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है जो कि डिजीज़ कॉज करता था, उसको वो आते ही सबसे पहले तो हमारा इम्यून सिस्टम देख लेता था ना, हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता था और वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ वगैरह सब बनाता था। ठीक है, ये अभी तक कि हम लोग जानते हैं। इनफैक्ट एड्स में भी यही हुआ था, एड्स में भी ऐसे ही हुआ था, हमने डिटेक्शन भी ऐसे ही किया था। ठीक है, अल्टीमेटली हमने इतना सब किया, हमने क्या किया था, एड्स के अंदर भी हमने बोला था कि अल्टीमेटली जो है जो एंटीबॉडीज़ है वो बन रही है, लेकिन वो क्या कर रहा था, जो एड्स का जो वायरस था वो हमारे मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल्स को अफेक्ट कर रहा था। तो इसकी वजह से क्या है, वो सारे इम्यून डेफिशिएंट हो रहा था, इसलिए हम बच नहीं पाए एड्स के खिलाफ। तो कैंसर में ऐसा क्या हो रहा है, कैंसर में तो हमने ऐसी कोई बात ही नहीं कि एंटीबॉडीज़ बन रही है, कुछ बन रही है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना, देखिए, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन अवॉइड करते हैं, ये अवॉइड करते हैं बाय इम्यून सिस्टम, बाय इम्यून सिस्टम। अब किस तरीके से, मैंने आप लोगों को क्या बोला, मैंने ऐसे बोला था कि है ना, कैंसर सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैंसर सेल फॉर्म होते हैं नॉर्मल सेल से। कि अगर नॉर्मल सेल्स का डिवीजन अगर कंटिन्यू हो जाए, ठीक है, उनकी ग्रोथ कंटिन्यू होती चली जाए, और अगर है ना वो लोग जो है वो कैसे प्रोटोन को जीन से अगर ऑर्को जीन्स में कन्वर्ट हो जाए, तो इसका मतलब वो कैंसर सेल में डेवलप हो गया। तो इसका मतलब आपका जो कैंसर सेल है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल सेल की तरह ही दिखेगा। ठीक है, मतलब हमारी जो बॉडी है वो पहचान ही नहीं पाएगी कि ये नॉर्मल सेल है कि कैंसर सेल है। तो यहाँ पे वही होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन से ऐसे ही बचते हैं, क्योंकि हमारे जो बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये हमारा ही सेल है। ठीक है, और वो होता हमारा खुद का ही सेल है, लेकिन उसमें कुछ म्यूटेशंस आ जाते हैं, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो ट्यूमर सेल में डिवाइड कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो इस तरीके से बचते हैं क्योंकि वो सिमिलैरिटी शो करते हैं, फंक्शन भी कुछ हद तक वैसा ही शो करते हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो पहचान नहीं पाता, इसलिए हमें पूरी तरीके से बाहर से हमारा जो है ट्रीटमेंट है उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, और हमारी बॉडी इसमें कोई हेल्प नहीं प्ले कर पाती है कैंसर पर। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कैंसर को हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हरा देगा, वो कभी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, इसको ना डिस्ट्रक्ट कर पाता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये हमारा खुद का ही सेल है। ठीक है, तो ये आपका कैंसर पूरी तरीके से हो गया। इसमें एक चीज़ बच रही है, हाँ, अब इसमें मैंने बोला ये जो ट्यूमर सेल्स हैं ये डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन और जो आपका डिटेक्शन है उसको अवॉइड करते हैं, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको पता ही नहीं लग पाता, तो हमें बाहर से कुछ देना पड़ता है। जो पेशेंट्स हैं उसको हम क्या देते हैं, अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स, अल्फ़ा इंटरफ्रॉन्स को देना पड़ता है। आप लोगों ने इंटरफ्रॉन्स का नाम सुना होगा, हमने इनेट इम्यूनिटी में बात की थी। ठीक है ना, अल्फ़ा इंटरफ्रॉन्स हमको देना पड़ता है। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। ये क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, ताकि वो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर सकें, एंड सो दैट ये क्या कर सके, डिस्ट्रॉय कर सकें ट्यूमर को।
आई बात समझ में? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, इसीलिए हमें बाहर से अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स देने पड़ते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर दें। अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स जो है, हमने इनेट इम्यूनिटी बात की थी, ये इम्यूनिटी का एक जो है टाइप है, जो हमने बैरियर्स पढ़े थे अलग अलग तरीके, उसके अंदर ये एक तरीके का एक बैरियर था, ठीक है, अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स। यहाँ तक हमने पूरी बात कर ली, ये हमारा कैंसर पूरा हो गया। हमने कल पैथोजेनेसिस कवर कर लिया था, आज हमने उसका डिटेक्शन, डायग्नोसिस प्लस ट्रीटमेंट की पूरी बात कर ली है। अब जो इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसको आप लोग बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आजकल के जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है इसके अंदर। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ ये ऐसा है जो कि आप नॉर्मली मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोग, उन सब में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएंगी। मूवीज़ हो गई, आपके आसपास के आप लोकेलिटीज़ में देखिए, सराउंडिंग्स में आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस ये बहुत ऐसा टॉपिक है जो बहुत कॉमन टॉपिक है और जो यूथ से रिलेटेड होता है। आजकल का जो मैक्सिमम यूथ है वो इस सब चीज़ों में फंसा है, ड्रग्स और अल्कोहल के चक्कर में फंस गया है, ठीक है। तो ये इसलिए मैं ये मानता हूँ, और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि बाकी सब में आपको कंसेप्ट हैं और प्लस आपको दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत ही जनरलाइज चीज़ें आपको पता है, वही सब कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से लत पड़ जाती है, बस उसको हम एक डिटेल में पढ़ेंगे और इसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब ड्रग्स की मैं बात करूँ तो ड्रग्स कई तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन जो कॉमनली जो अब्यूज़ होते हैं, अब्यूज़ वर्ड देखिए, एक वर्ड आया अब्यूज़। अब्यूज़ मतलब देखिए, एक तो होता है कि इस चीज़ का आप यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल, लेकिन अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा आपने यूज़ करने लग जाए, मतलब आपको लत हो जाए, जैसे मोबाइल है आज, मोबाइल के बिना कोई नहीं रह सकता हम लोगों में से, ठीक है। तो वो जो मोबाइल है, अगर वो लेकिन अगर ऐसी हालत आ जाए कि आपसे आपको मोबाइल छीन लिया जाए और आप उसके बिना रह नहीं सकते, आप मतलब आप है ना चिल्लाने लग रहे हो, आप अजीब तरीके से आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब आपका सर दुखने लग रहा है, आप बिल्कुल पूरी तरीके से आप एग्रेशन शो कर रहे हैं, तो वो जो है वो सारे के सारे सिम्टम्स अगर आप शो कर रहे हैं, मतलब आपको मोबाइल की लत लग गई है, तो मतलब आपने उसको अब्यूज़ किया है, ठीक है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अब्यूज़, मतलब किसी चीज़ का इतना यूज़ कर लेना कि आपको उसकी लत लग जाए और आप उसके बिना रह ना पाओ, तो दैट इज़ अब्यूज़। तो जो मोस्ट कॉमनली अब्यूज ड्रग्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ओपियोइड्स, ठीक है, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। ये 3 वैरायटी के जो ड्रग्स हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इनके बारे में हम सब डिटेल पढ़ेंगे, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स, ठीक है। अब जो ज़्यादातर जो हम ड्रग्स की जो बात करते हैं, तो जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैं, जो आपके मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं? वो ऑब्टेंड होते हैं फ्रॉम दी फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स ऑब्टेंड होते हैं ज़्यादातर ड्रग्स। इसके अलावा कुछ ड्रग्स जो हैं वो कहाँ से ऑब्टेंड हो रहे हैं? फंगाई से। कुछ ड्रग्स ऑब्टेंड हो रहे हैं फंगाई से। अब हम एक एक करके सारे ड्रग्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम ये कंटिन्यू करेंगे और हम चैप्टर ख़त्म करेंगे फिर।